Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 29, 30 और 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, आज लास्ट डे है, कल दशहरा का फेस्टिवल है। इसके अलावा यस्टरडे अष्टमी थी, तो सभी के घरों में पूजा होती है। तो उसी प्रकार मेरे घर में भी पूजा थी और मैं काफ़ी इंगेज थी, जिसके कारण हमारा सीए नहीं हो पाया। ठीक है, बट आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे और आप लोग एक्साइटेड रहेंगे बिल्कुल हमारे करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। सभी वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, उनके लिए तो यूजफुल है ही। इसके अलावा जो आपके स्टेट एग्जाम है या यूपीएससी प्रीलिम्स है, उसके लिए भी हमारा ये जो सीए सेशन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टैटिक भी कवर किया जाता है, तो आपकी स्टैटिक के लिए भी आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए कोई परेशान नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम की, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए आप विजिट करेंगे पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर में है, जहां पर आपको मंथली मैगजीन, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, सभी प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। ध्यान से समझिएगा सारी बातें। पहली न्यूज आती है मुखी से। अब मुखी कौन है? मुखी एक चीता का नाम है। देखिए, आपको अगर याद होगा तो हमारे देश में हमने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी, क्योंकि 1952 के आसपास हमारे देश में जो चीता थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, गायब हो चुके थे, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट चेंज आप बोल सकते हैं, या फिर लगातार उनका शिकार किया जा रहा था, जिसके कारण चीता एक्सटिंक्ट हो चुके थे। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई? तो 17 जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे होता है, राइट? तो 17 2022 से प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। इसके अंदर हमने क्या किया था, नमीबिया से 8 चीता लाए थे और कुनो नेशनल पार्क में रखा था। कुनो नेशनल पार्क आपको एमपी में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये वर्ल्ड का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हम एशिया कॉन्टिनेंट में हमने शिफ्टिंग की है, वो भी किसकी? चीता की। तो ये वर्ल्ड का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन था, वो भी लार्ज, वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोर का। कार्निवोर वो एनिमल होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 चीता हम लाए थे। 8 चीता लाने के बाद क्या हुआ, इनके कब्स हुए, इनके बच्चे पैदा हुए, तो काफी सारे बच्चों की जान भी चली गई। तो यहाँ पे चीता जो है, चीता मुखी, ये एक फीमेल चीता है, जिसका जन्म इंडिया में हुआ था और इसने एडल्टहुड अचीव किया है। तो हमारे देश में एडल्टहुड अचीव करने वाली, मतलब जिसका जन्म इंडिया में हुआ और जो एडल्ट हो गई, 915 दिन की हो गई, वो एकमात्र चीता आपको फीमेल मिलेगा, वो है मुखी। इसके सारे जो भाई बहन थे ना, और भी जो कब थे, उनकी तो डेथ हो गई थी, क्लाइमेट क्योंकि बहुत एक्सट्रीम गर्मी के कारण जान चली गई थी। लेकिन जो मुखी थी वो जिंदा थी, और ये एडल्टहुड पाने वाली पहली फीमेल चीता है, जिसका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। अगर भारत में हम चीता की पॉपुलेशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो 27 चीता आर द पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, विच 16 वर बॉर्न इन इंडिया। तो 16 का जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। डन। अगर बात करते हैं सर्वाइवल रेट के बारे में, तो वर्ल्ड में जो चीता का सर्वाइवल रेट है ग्लोबली, वो 40% है, बट इंडिया में आप देखो 61% आपको सर्वाइवल रेट चीता का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर इनॉग्रेटेड इन चेन्नई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को संभालते हैं, जिनका नाम है सर्वनंदा सोनोवाल, इन्होंने भारत का पहला मैरीटाइम सिमुलेटर सेंटर बनाया है चेन्नई में। मतलब जो हमारे कह सकते हो वो नेवल पर्सन जो कि बड़े बड़े जो आपके नेवल वेसल्स हैं उनको चलाते हैं, उनको रन करते हैं, मैरीटाइम या फिर जो कैडेट होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए, मैरीटाइम स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक सिमुलेशन सेंटर, किस तरीके से आप समुद्र में अपने जहाज को दौड़ाएंगे, चलाएंगे। ठीक है, तो इंडिया का पहला मैरीटाइम सिमुलेटर सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? चेन्नई में। ये सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, जिसका नाम है एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे इसे बनाया गया है 13.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। नाउ बात करते हैं इंडिया का पहला टिश्यू बैंक सेंट्रल टिश्यू बैंक। अब ये क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमारी ये जो स्किन है,
ये तो ऑर्गन है, लेकिन हर एक जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं, जिसको हिंदी में ऊतक कहते हैं, राइट? तो जैसे कि अपन जल जाते हैं, है ना, जल गए, टिश्यू बर्न हो गए, तो उसमें क्या की जाती है? ग्राफ्टिंग की जाती है, कहीं और की स्किन को निकाल के वहां पे ग्राफ्ट किया जाता है, लगाया जाता है। तो उस केस में हमें टिश्यूज की जरूरत होती है। तो ऐसे सभी केसेस के लिए पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक बनाया है। So India's first central tissue bank and new cashless B office for Delhi Dental Council were inaugurated at the Maulana Azad Institute of Dental Science. ये जो टिश्यू बैंक है ये आपको बोन और स्किन ग्राफ्ट प्रोवाइड करेगा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए। अफोर्डेबल होगा, एक्सेसिबल होगा, पेशेंट डायरेक्टली और इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे। बी ऑफिस क्या है? एक फुली डिजिटल कैशलेस सिस्टम है डेंटल्स के लिए, मतलब जो भी आपके डेंटल काउंसिल ने इसको तैयार किया है, जो भी डेंटिस्ट होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना है, तो उसके लिए ये बी ऑफिस बनाया गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 इन चेन्नई फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 में कहाँ पर होगी? भारत में होगी। 2 साल में आपको एक बार ये कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है। 2023 में ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो पोर्चुगल में आपको देखने को मिली थी। चेन्नई में 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें बेसिकली जो सी फूड इंडस्ट्री है उसको बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना। ना बात करते हैं इसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स एंड यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज एनजीओ। ठीक है, अब बात करते हैं इस इवेंट को। ये तो ऑर्गेनाइजर्स हो गए, अब होस्ट कहाँ पर किया जाएगा? तो पीडीए वेंचर प्राइवेट लिमिटेड इसे होस्ट करेगी। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद इसका को ऑर्गेनाइजर होगा। टेक्निकल पार्टनर कौन होगा? तो टेक्निकल पार्टनर होगा आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नाउ बात करते हैं इंडिया सी फूड के मामले में किस स्थान पर है। तो सी फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया आपको 6 नंबर पे देखने को मिल जाएगा, और एक्वाकल्चर के मामले में वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। 2023-24 में इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए के सी फूड को एक्सपोर्ट करने का काम किया था। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज इन इंडिया ड्रॉप बाय 69% फॉर गर्ल्स एंड द 72% फॉर बॉयज। यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम हुआ था न्यूयॉर्क में, वहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। उस रिपोर्ट का टाइटल था टिपिंग पॉइंट टू जीरो, एविडेंस टूवर्ड्स अ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। इस रिपोर्ट को वहां पर रिलीज किया गया। लगभग 250 एनजीओ ने मिलकर चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। इसमें बताया गया कि भारत में जो चाइल्ड मैरिज होती हैं वो कम हुई है। महिलाओं में मतलब गर्ल्स में 69% कमी आई है और बॉयज में 72% की यहाँ पर कमी आई है। ठीक है, इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि चाइल्ड मैरिज अमंग गर्ल्स इन आसाम हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन ऑफ 84%। तो सबसे ज्यादा जो चाइल्ड मैरिज में डिक्लाइन हुआ है वो आसाम राज्य में हुआ है, विच वॉज 84%। दूसरा है महाराष्ट्र एंड बिहार 70%, इन राजस्थान एंड कर्नाटका 66 एंड 55%। फास्टेस्ट डिक्लाइन कहां पर रिकॉर्ड किया है? तो फास्टेस्ट डिक्लाइन चाइल्ड मैरिज में रिकॉर्ड किया गया है इन कर्नाटका। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में बात की गई कि आखिरकार चाइल्ड मैरिज का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? तो उसमें बताया गया पॉवर्टी, मतलब गरीबी। तो गरीबी 91% जो चाइल्ड मैरिज के केसेस रजिस्टर किए गए हैं वो गरीबी के कारण किए गए हैं, कि गरीबी के कारण बच्चों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्शंस लिए हैं? आंसर है यस। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का एक्ट है, जिसमें यहाँ पे जो महिलाओं की मैरिज एज है वो 18 साल और पुरुषों की कई साल डिक्लेयर किए, उसके पहले की जो एज होती है उसे हम चाइल्ड मैरिज के रूप में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोसेट के बारे में, इंडिया का पहला स्पेस लेबोरेटरी। तो आज से 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले एस्ट्रोसेट को हमने लॉन्च किया था। इंडिया की ये पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसे हमने पीएसएलवी C30 की मदद से लॉन्च किया था 2015 में 28 सितंबर को। ये मल्टीपल बैंड में, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड में, यूवी वगैरह लाइट में ऑपरेट होती है, एक्सरे में ऑपरेट होती है।
ठीक है। और इसरो की मदद से साथ ही साथ इंटरनेशनल पार्टनर कनाडा और यूके थे, जिनकी मदद से इंडिया की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी को 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था एस्ट्रोसेट यूजिंग द PSLV C30। अब इनके द्वारा क्या डिस्कवरी की है, यू कैन रीड इट। ठीक है, क्योंकि डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एस्ट्रोसेट के बारे में यही पूछा जाएगा, कब लॉन्च हुआ, किससे लॉन्च हुआ, या फिर एस्ट्रोसेट क्या है। ठीक है, बाकी आप डिस्कवरी पढ़ सकते हैं कि एस्ट्रोसेट ने क्या क्या डिस्कवरी की है। नाउ बात करते हैं BSNL के बारे में। BSNL स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली BSNL फुली इंडिजीनियस 4G नेटवर्क को लॉन्च किया है। भारत में निर्मित 4G नेटवर्क है और 98,000 मोबाइल टावर्स को कमीशन किया है। हमारा पर्पस है जो रिमोट एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, बॉर्डर एरियाज है, वहां पर भी प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जा सके, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो। और इंडिया जो है विश्व में 5th नंबर की कंट्री बन चुका है, जिसका अपना खुद का टेलीकॉम नेटवर्क है, जिसने इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, तो कोर नेटवर्क है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसको C.DOT कहा जाता है। फिर तेजस नेटवर्क रेडियो एक्सेस नेटवर्क, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मतलब TCS डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन करने का काम कर रहा है, और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, BSNL कर रहा है। नेक्स्ट है स्वच्छ शहर जोड़ी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर इन्होंने स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। याद कीजिए, हमारे देश में कार्यक्रम चलता है स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आप देख सकते हैं कि इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, ये आपके वो शहर हैं जो कि क्लीनेस्ट सिटीज हैं। तो यहाँ पे जो क्लीनेस्ट सिटी है या जो क्लीन सिटीज हैं, वो एक सिटी को अपना क्या करेंगी, पार्टनर बनाएंगी और उसको भी क्लीन करने में मदद करेंगी। So it is a structures mentorship and collaborated action program involving 72 mentored cities and around 200 mentee cities। मतलब जो एक तो बहुत ज्यादा क्लीन है, वो छोटी छोटी जो सिटीज है जो क्लीन नहीं है, उनके साथ कोलैब करके क्या करेंगी, उनके साथ कोलैब करके उन्हें भी क्लीन करेंगी। इसका नाम ही है स्वच्छ शहर जोड़ी। Based on the recent performance in the Swachh Sarvekhan ranking, top performing cities have been identified as a mentor city। जो टॉप सिटीज है वो मेंटर सिटीज होंगी, और जहां पे कह सकते हो कि लो परफॉर्मिंग थी वो मेंटी सिटी आपको होंगी। तो एक होगा मेंटर और एक होगा मेंटी। ठीक है, अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इसकी शुरुआत की जा रही है। फंडिंग क्या होगी, तो बोथ मेंटर और मेंटी दोनों को ही कैपेसिटी बिल्डिंग फंड से फाइनेंशियल सपोर्ट या फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान जो है या स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है, इसकी शुरुआत 2014 में 2 अक्टूबर को की गई थी, और इसका जो फेज 2 है वो 2021 से 2026 तक चल रहा है। इसका पर्पस है कि हमारी जो सिटीज हैं उनको ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है इंडिया ओपन फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी सेंटर एट AIIA गोवा। ऑन्कोलॉजी मतलब जहां पर कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, कैंसर का इलाज होता है, वो सेंटर आपके ऑन्कोलॉजी कहलाते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी सेंटर स्टैब्लिश किया है, कहां पर, गोवा में। गोवा में कहां पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। हम सभी को पता है रिसेंटली 23 सितंबर को हमने आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया था, वो भी गोवा में, और उसी दिन ये अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई थी। ये पहली मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर है जहाँ पे आयुर्वेदा, योगा है ना, आपका डाइट थेरेपी, पंचकर्मा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सभी का इस्तेमाल एक सिंगल रूफ के अंदर किया जाएगा कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करेंगे। पहले पर्सन है R Venkatramani, गेट्स 2 year एक्सटेंशन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा लॉ अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल कहलाता है। इसके बारे में जानकारी आपको आर्टिकल नंबर 76 में मिलेगी। आर्टिकल 76 मस्ट बी क्वालिफाइड टू अपॉइंट। आर्टिकल 76 यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है वही हमारे देश का अटॉर्नी जनरल होगा। गवर्नमेंट को लीगल मैटर पे एडवाइस करने का काम, ठीक है, वो सारे काम अटॉर्नी जनरल करता है। तो हमारे देश के अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, R वेंकटरमनी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने इनके टेन्योर को 2 साल मतलब 2027 तक के लिए, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, इतनी चीजें। 2022 में 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी बने थे, और इन्होंने के वेणुगोपाल को सक्सीड करने का काम किया था। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस केस है राइट टू बियर हिजाब। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो हिजाब होता है उस पर बैन लगाया था, उसके लिए भी इन्होंने केस लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट फर्स्ट मशरूम साइंटिस्ट टू लीड BSI। BSI का मतलब है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
आपसे सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और 1819 में 1890 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो डॉक्टर कनाद दास 13th नंबर के डायरेक्टर बन चुके हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, और ये पहले माइकोलॉजिस्ट हैं टू लीड द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है। डॉक्टर कनाद दास जो है वो एक माइकोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने 125 से ज्यादा नई मशरूम स्पीसीज को भी डिस्कवर करने का काम किया है। ठीक है, इसलिए इनको मशरूम साइंटिस्ट भी बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के बारे में। तो हमको सभी को पता होना चाहिए कि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली शिरीष चंद्र मुर्मू को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के, इन्हें डिप्टी गवर्नर बना दिया गया है आरबीआई का। कितने समय के लिए? 3 सालों के लिए बनाया गया है, और इन्होंने राजेश्वर राव को सक्सीड करने का काम किया है। इनका काम क्या होगा? फाइनेंशियल मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना, बैंकिंग रेगुलेशन करना, ये इनके काम होंगे। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को हेड करने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा करंट अगर डिप्टी गवर्नर की बात करें तो एक तो हो गए हैं आपके शिरीष चंद्र मुर्मू। इसके अलावा आप देखेंगे टी रविशंकर है, स्वामीनाथन जे और पूनम गुप्ता आपको आरबीआई की डिप्टी गवर्नर देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है शैलेश चंद्र अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। तो शैलेश चंद्र करेंटली जो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को रन करते हैं, इन्हें एमडी एंड सीईओ बनाया गया है टाटा मोटर्स का। वो भी 1 अक्टूबर से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा 3 सालों के लिए। तो 3 सालों के लिए टाटा मोटर के सीईओ और एमडी कौन बन चुके हैं? शैलेश चंद्र बन चुके हैं। वहीं यहाँ पे देखोगे सीईओ ऑफ जैगवार लैंड रोवर, तो सीईओ ऑफ जैगवार लैंड रोवर आपको पीबी बालाजी देखने को मिल जाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट नेम, मिथुन मनहास, इन्हें बनाया गया है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट। तो 37 नंबर के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन चुके हैं मिथुन मनहास, जो दिल्ली की टीम के भी पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने रोजर बिन्नी को सक्सीड करने का काम किया है। राजीव शुक्ला आपको वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। देवजीत सेठिया आपको सेक्रेटरी देखने को मिल जाएंगे। वहीं रघुराम भट्ट को न्यू ट्रेजर बनाया गया है, और प्रभा तेज सिंह भाटिया को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है बीसीसीआई में। चलिए अगली एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, ट्रेंड इन इंडियाज डेयरी सेक्टर। अब इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। तो दूध के उत्पादन के मामले में भारत वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। 2014-15 की अगर बात करते हैं तो 2014-15 में हमारे देश में 146 मिलियन टन मिल्क का प्रोडक्शन था, लेकिन आज के समय में हमारे देश में 2023-24 में हमारे देश में 239 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन है। मिल्क या डेयरी सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 5% है। जीडीपी में मिल्क सेक्टर या डेयरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 5% है, और मिल्क प्रोडक्शन के मामले में भारत फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। और क्या बात की गई है? मिल्क आउटपुट ग्रू फ्रॉम द 146 मिलियन टन टू 239 मिलियन टन, ये भी हमने देख लिया। एनुअल ग्रोथ रेट 5.7% की है। पर कैपिटा सप्लाई, तो अगर बात करते हैं तो पर कैपिटा सप्लाई 48% इंक्रीज हुई है। मतलब ऑन एन एवरेज एक दिन में एक व्यक्ति 471 ग्राम या पर पर्सन पर डे इतना डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का काम कर रहा है। 70% वर्कफोर्स आपको महिलाओं की देखने को मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन किया गया है, एआई प्रोसीजर्स अपनाई गई हैं, आईबीएफ किया जाता है एनिमल्स का। ठीक है, तो इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी भी हुई है। इसके अलावा वाइट रिवोल्यूशन, तो अगर बात करते हैं हमारा टारगेट है 75,000 नए डेयरी कोऑपरेटिव को स्टैब्लिश करना, और जो प्रोक्योरमेंट लिमिट है उसको 1007 लाख केजी पर डे बढ़ाना 2028-29 तक, इतना हमें प्रोक्योरमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया डिस्कवर नेचुरल गैस नियर अंडमान आइलैंड। फॉर द फर्स्ट टाइम जो बे ऑफ बंगाल है या अंडमान सी के आसपास ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हुई है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली डिस्कवरी की है नेचुरल गैस की, अंडमान सी में, अंडमान से कुछ दूरी पर इसकी डिस्कवरी की गई है। और ये पहली रिपोर्ट है जब हाइड्रोकार्बन इस रीजन में हमें मिला है। इससे क्या होगा, भारत की जो डिपेंडेंस है ऑयल और नेचुरल गैसेस पे वो आपको रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो अंडमान सी में खोज हुई है। यहाँ पे अंडमान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अंडमान की हाईएस्ट पीक सैडल पीक है। यहाँ पे सेंटिनलीज, जारबा और आपके अंडमानीज जो हैं वो
ट्राइब पाई जाती है, ठीक है, तो इसके बारे में स्टैटिक पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू मैंडेट साउंड अलर्ट इन ईवी फ्रॉम अक्टूबर 2027। अब आप लोगों ने देखा हो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनमें कोई शोर नहीं होता, कोई हल्ला नहीं होता, तो ऐसे केसेस में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला है कि अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम, अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम सभी इलेक्ट्रिकल कार, बसेस, ट्रक में लगाए जाएंगे, मैंडेटरी हैं 2027 अक्टूबर से। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ये आर्टिफिशियल साउंड को इमिट करता है, जिससे जो भी पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले लोग हैं, साइकिल पे सवार लोग हैं और दूसरे जो रोड यूजर्स हैं, तो एक्सीडेंट्स को बचाया जा सकता है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसमें टाइमलाइन जो दी है 1 अक्टूबर 2026 सभी नए ईवी मॉडल्स के लिए है और 1 अक्टूबर 2027 मैंडेटरी है ऑल एग्जिस्टिंग मॉडल्स के लिए, ठीक है। एंड दिस इज योर फाइनली क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत सारी न्यूज़ है लेकिन हम उनको धीरे धीरे आने वाले सेशन में कवर करेंगे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।